हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके डायनामिक एनालिसिस का मैक्रो डायनामिक विद द हेल्प ऑफ कॉबवेब मॉडल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो डायनामिक को स्टडी किया था, उसकी 3 टाइप्स भी पढ़ी थी। होप वो आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो डायनामिक्स के बारे में। ये टॉपिक छोटा सा है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपके जो और भी इक्विलिब्रियम की टाइप्स होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं मैक्रो डायनामिक की। अब जैसे ही हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था कि माइक्रो एंड मैक्रो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होते हैं, वैसे ही क्या है, मैक्रो डायनामिक भी होता है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी को हम लोग लेके चलते हैं, जिसमें हम लोग इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं, जिसमें इनकम की बात होती है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, इन सभी चीज़ों की बात की जाती है। तो इसी चीज़ को अब हम कॉबवेब मॉडल के द्वारा समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कुरिहारा, मैक्रो डायनामिक्स ट्रीट्स डिस्क्रीट मूवमेंट्स और द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैक्रो वेरिएबल्स। जो आपकी मैक्रो डायनामिक्स है वो क्या करती है कि डिस्क्रीट मूवमेंट्स क्या होता है, कुछ ऐसी पर्पसफुल मूवमेंट्स होती हैं इकोनॉमी में जो कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आती हैं मैक्रो वेरिएबल्स में, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो केन्स ने इस थ्योरी को कैसे ट्रीट किया है। बच्चे आपको चैप्टर याद होगा कंजप्शन फंक्शन, या उसके साथ, क्योंकि हम ये तीनों चैप्टर्स का मेल होता है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और लास्ट जो हमने पढ़ा था मल्टीप्लायर। तो अगर आपको कंजप्शन कर्व्स के बारे में पता है, उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट फिर ऐड अप करते हैं तो हमारी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। उस कर्व से हम लोग फिर देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इंक्रीज़ आने से हमारी इनकम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आता है। तो वो प्रोसेस कौन सी शुरू हो जाती थी, मल्टीप्लायर की। तो मल्टीप्लायर चैप्टर में हमने पढ़ा था डायनामिक, उसका एक टेबल बनाया था ना, जो हम राउंड्स पढ़ते थे 1 से लेके 10 तक। तो वो प्रोसेस कैसे जाती थी, धीरे धीरे करके हम लोग अपने मतलब 200, अगर 100 की आपने इन्वेस्टमेंट की है, 200 तक कैसे पहुंच पाती है हमारी इनकम, वही चीज़ यहाँ पे बस डिस्कस करनी है। सेम आपकी कर्व भी वही बनने वाली है। तो देख लेते हैं इसको। उन्होंने केन्जियन थ्योरी, केन्स का ही नाम आया तो केन्स ने अपने मल्टीप्लायर चैप्टर को ही इसमें लेके चला है। इट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द केन्सियन प्रोसेस ऑफ इनकम प्रोपगेशन, कि केन्स के द्वारा जो उसने प्रोसेस थी कि हमारी इनकम कैसे प्रोपगेट मतलब इंक्रीज होती रहती है, बहुत सारे नंबर्स में इंक्रीमेंट होता है, जो कि हम लोग क्या कहते थे उसको, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जहाँ पे कंजप्शन आपकी किस पे डिपेंड करती होती थी, इनकम पे डिपेंड करती थी, लेकिन इनकम ऑफ द प्रीवियस पीरियड। आज की कंजप्शन हमारे प्रीवियस पीरियड के इनकम पे डिपेंड करती है। तो ये फंक्शन आपको शो क्या करता है, दैट कंजप्शन इन द करंट पीरियड डिपेंड्स ऑन द इनकम इन द प्रीवियस पीरियड। ऑन द अदर हैंड, जो इन्वेस्टमेंट है वो किसका फंक्शन होता था, टाइम का एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। वहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट चैप्टर में 2 टाइप्स आई थी ना, तो उसमें से एक इंड्यूस्ड होता था, एक ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होता था। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता इनकम के राइज से, ये सरकार के द्वारा की जाती है, जनरली फॉर द वेलफेयर। तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच डज नॉट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द इनकम, दैट इज चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन इनकम। कि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आना वो इस पर निर्भर नहीं करता कि हमारी इनकम इंक्रीज होती है नहीं होती है, इनकम का लेवल क्या चल रहा है। तो सरकार जब भी किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करती है तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करती, वो हमेशा किसके लिए करती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे हम लोग ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को लेके चलेंगे। अब डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमारी क्या आने वाली है, इनकम, और वाई एक्सिस पे आएगा आपका कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट का फंक्शन। सबसे पहले बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल, दैट इज हमारे इनकम एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारी बनी है 45 डिग्री के एंगल पे। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं कंजप्शन कर्व। तो हमेशा कंजप्शन कर्व कहाँ से शुरू होती है, ओरिजिन के पॉइंट से ऊपर, क्योंकि अगर इनकम ज़ीरो भी है तब भी हम लोग कुछ ना कुछ कंजप्शन ज़रूर करते ही करते हैं। अब हमने क्या किया, कंजप्शन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया,
हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, तो ये कर्व किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये कर्व आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ बन जाता है थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ है। दैट मीन्स हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले क्या था, E1 था, बाद में यहाँ तक पहुँच रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट तक, वहाँ पे रजे हमारी इनकम क्या थी, Y1 हमारी इनकम थी। अब ये क्या शो करता है कि हमने इन्वेस्टमेंट को क्या किया है, बढ़ाया है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इसका मतलब ये चीज़ हुई है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो तो आपकी उससे क्या बढ़ती है, इनकम बढ़ जाती है। फिर से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इनकम बढ़ी है उसमें कुछ पार्ट हम लोग कंज्यूम कर देते हैं, कुछ पार्ट फिर आगे हम लोग उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हम जैसे MPC लेके चलते होते थे ना, उसमें 0.5 आधा हिस्सा हम लोग आगे आगे लेके चलते हैं इन्वेस्टमेंट में, मतलब वो सारी चीज़ें हम लोग या तो कंज्यूम करते हैं या फिर उसमें सेविंग करते होते थे। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे 100 रुपीज़ थे तो 50 हम लोग सेव कर लेते होते थे, 50 हम लोग कंजप्शन करते थे। तो कंजप्शन क्या है, एक तरीके का खर्चा ही बनता है इकोनॉमी में, तो वो आगे आगे क्या है, इन ऐसे चलता रहता है। फिर से हमने क्या किया, इसमें कंजप्शन की, फिर से हमारी इनकम में इंक्रीज़ आया, फिर कंजप्शन की, फिर इंक्रीज़ आया, मतलब करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं E2 पॉइंट तक। स्टार्ट किया था E1 से, पहुँच गए E2 में, तो हमारे इनकम में कितना इंक्रीज़ आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, YA, ठीक है। और बीच वाला पार्ट भी अगर आपको समझाना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो राउंड चला वहाँ पे हमारी इनकम में इतना इंक्रीज़ आया है, तो सपोज़ करो कि हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं 10 से लेके 20 तक, और यहाँ पे हमने लिया 10, 20 एंड 30, ठीक है। तो यहाँ पे रजे चेंज कितना आया है इन्वेस्टमेंट में, 10 का चेंज आया, लेकिन हमारे इनकम में कितना चेंज आया, 10 से लेके 30 हो गई, उसमें चेंज आया आपका 20 का। तो यही तो हमारा मल्टीप्लायर होता था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के चेंज आने से आपकी इनकम में कितना चेंज आया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ जाती थी, 2 आ जाती थी, जहाँ पे हमारा MPC क्या चल रहा होता था, 0.5। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को करना है। अब यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था पहले E1 था, नेक्स्ट पीरियड में हमने कंजप्शन को इंक्रीज़ किया विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, उससे हमारी इनकम और ज़्यादा बढ़ी, OY1 से OY2 होगी। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब हमारे जो 45 डिग्री का एंगल है वो इस लाइन को टच नहीं कर देता। तो टच कहाँ पे हो रहा है, E2 पॉइंट पे टच हो रहा है, और वहाँ हमारे इनकम में इंक्रीज़ कितना आ गया, OYA का इंक्रीज़ आ गया। तो यही हमने बस यहाँ पे शो करना है इनकम प्रोपगेशन को, कि इस तरीके से हमारे इनकम का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये जो हमने स्टेप्स किए हैं ना, तो इसी को क्या कहते हैं, मैक्रोडायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब E1 से स्टार्ट होके जो हमने ये पाथ बनाया है E2 पॉइंट तक, वो है आपका माइक्रोडायनामिक इक्विलिब्रियम पाथ। बस ये चीज़ आपने यहाँ पे करनी है, बिल्कुल सेम आपका मल्टीप्लायर चैप्टर जो है वही सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। Equilibrium is said to be stable when the economy is disturbed, on which it depends and again resume to its the original position। इसका मतलब ये होता है कि स्टेबल का मतलब क्या है, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब तो किया गया, लेकिन डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन उससे इक्विलिब्रियम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो अपने आप ही सेल्फ एडजस्ट हो गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक दोबारा से पहुंच गया। इसको कहते हैं रजे स्टेबल इक्विलिब्रियम। डिस्टर्बेंस हुई है इक्विलिब्रियम पॉइंट में, लेकिन वो इक्विलिब्रियम इतना सेल्फ एडजस्टिंग था कि पुराने इक्विलिब्रियम तक दोबारा स्टोर हो गया, रीस्टोर हो गया। दिस स्टेबल इक्विलिब्रियम कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो उसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखेंगे। मार्शल के वर्ड्स में क्या कहा गया है, व्हेन द डिमांड प्राइस इक्वल टू द सप्लाई प्राइस, जब आपका डिमांड प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, सप्लाई प्राइस के, द अमाउंट प्रोड्यूस्ड हैज़ नो टेंडेंसी आइदर टू बी इंक्रीज और टू बी डिमिनिश्ड, इट इज़ एन इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसा पॉइंट हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे डिमांड बराबर है सप्लाई के, अब ना ही हम उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं ना ही उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं। इस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं हम लोग, स्टेबल। लेकिन अगर सपोज करो प्राइस में कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं, तो हमने हमारी इकोनॉमी जो इक्विलिब्रियम से है ना वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई, तब भी क्या होगा, रिटर्न दोबारा वहीं पे आ जाएगी। जैसे एक पेंडुलम क्लॉक होती है ना, वो बार बार क्या है,
इधर जाती है इधर जाती है, लेकिन आखिरकार तो अपनी पोजीशन पे दोबारा से वापस आ ही जाती है, ऑसिलेट करती है। तो उसी तरीके से ये भी चीज़ करेगी। अनदर फेमस जो एग्जांपल दी गई है वो है बाउल की। तो जी बाउल है, बाउल में आप लोग क्या करो, एक बॉल को रख दो। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मतलब इसमें डायग्राम क्या बननी है वो वाली है। ये रहा हमारा जैसे टेबल है, इस पे आपने एक बाउल को रखा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या पड़ी है, एक बॉल पड़ी हुई है, सपोज कर लो। तो हमने क्या किया कि बॉल है जो रेस्ट पे है बाउल में, हमने उसको डिस्टर्ब किया, ठीक है। मतलब बॉल या तो इधर जाएगी, आखिरकार घूम फिर के कहाँ आ जाएगी, वहीं पे आ जाएगी ना जहाँ पे उसकी पोजीशन क्या थी, पहले थी। भले बॉल को राजे इधर की तरफ घुमा लो, इधर की तरफ घुमा लो, आखिरकार तो वो यहाँ पे ही आने वाली है। तो यही आपका क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का तरीका होता है। अगर उसको डिस्टर्ब भी करते हैं, इट विल इवेंचुअली कम टू द रेस्ट इन इट्स इनिशियल पोजिशन आफ्टर मूविंग बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मूव करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ ही जाएगी। अब पढ़ते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। वहाँ पर तो हमने पढ़ा कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ ही जाती है। इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, कभी भी नहीं आ पाएगी। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब कर दिया तो कभी भी वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आ पाएगी। इन केस ऑफ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, द डिस्टर्बेंस in the economy will lead or exaggerate the further disturbances which will level to its original position। इसका मतलब ये है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर कुछ डिस्टर्बेंस होती है इकोनॉमी में, उससे क्या होगा, हमारी जो कंडीशन है और भी वर्स हो जाएगी, और भी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगी आपकी ओरिजिनल पोजीशन से रिलेटेड, कि हम लोग इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच पाएंगे। पिगुस के वर्ड में, if the small disturbance calls out further disturbing forces which act in a cumulative manner to derive the system from its initial position। मतलब इस तरीके से डिस्टर्बेंस हुई है इकोनॉमी में कि हम अपने इनिशियल पोजीशन तक इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, इस तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है। डिस्टर्बिंग फोर्सेस मतलब लग रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एज एन एग इफ बैलेंस्ड ऑन वन ऑफ इट्स एंड would be the smallest shake fall down and lie length away। इसका मतलब ये, अब ये चीज़ मार्शल ने आपको कही थी। उसने क्या कहा था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर मैं एग की एग्जांपल लूँ, ठीक है, वहाँ पर राजे हमने क्या देखा था कि ऐसे था बाउल, ऐसे था ना। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे हमने उस चीज़ को इन्वर्ट ही कर दिया हो, इस तरीके से है, कर दिया। अब इस पे आप लोग बॉल को या तो प्लेस करोगे या कुछ भी एग को प्लेस करोगे, तो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ, वो हिल गया, वो कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। तो इफ़ द बाउल इज इन्वर्टेड एंड द बॉल इज पर्च्ड ऑन इट्स टॉप, अब जैसे देखो बाउल को इन्वर्ट कर दिया, उसको बॉल को उसके ऊपर रख दिया, अब थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई ना, तो बॉल कहाँ गई, नीचे गिर जाएगी और अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। इट विल फेल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बाउल टू द ग्राउंड एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक नहीं आ पाएगी। बस ये आपकी एग्जांपल किसकी थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। लास्ट पढ़ते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इज व्हेन द डिस्टर्बिंग फोर्सेस नाइदर ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन नॉर डू दे ड्राइव इट फर्दर अवे फ्रॉम इट। ना ही ऐसा, मतलब ऐसी फोर्सेस लग रही हैं, डिस्टर्बिंग फोर्सेस, हम अपने पुराने इक्विलिब्रियम तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उससे ज़्यादा दूर भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब कहीं तो वो चीज़ रेस्ट करेगी ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चे, जैसे कि कोई टेबल है, ठीक है, तो टेबल जो है उस पर हमने क्या रख दी, एक बॉल रख दी। अब बॉल को थोड़ा सा ही लाया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, सपोज करो ई पॉइंट है, वो बॉल को हिलाया तो वो यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच के इसका मतलब E1 पॉइंट तक यहाँ पे रेस्ट करने लग गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता था कि हम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हिल जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, विल नॉट डिराइव अवे फर्दर फ्रॉम इट। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो मूव हो गई और दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच गई। सो व्हेन एन इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिस्टर्ब, द फोर्सेस ऑफ डिस्टर्बेंस ब्रिंग इट टू द
न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर डिस्टर्ब भी होता है इनिशियल इक्विलिब्रियम, कुछ ऐसी फोर्सेस जो उसको दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ले आएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, अ बॉल ऑन अ बलार्ड टेबल, अगर डिस्टर्ब किया जाए तो दूसरी पोजीशन पर वो रेस्ट करने लग जाएगी। एक सिंपल टेबल की एग्जांपल ही है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पिगो, एक एग है लाइंग ऑन इट्स साइड इज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ऐसे एग का शेप अगर बना हुआ है तो वो अगर उसको हिलाते हैं वो दूसरे पोजीशन तक बस पहुंच जाएगा, ये आप उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि कैसे इसकी कर्व को आपने बनाना है। तो यहाँ पे हम बनाने लगे हैं डिमांड एंड सप्लाई कर्व। अब बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइंस नहीं बनानी, फिर आपकी कर्व अच्छे से नहीं बनेगी। ये हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ना, ये कैसे बनी हमारी डिमांड कर्व, और साथ में हमारे क्या अपवर्ड स्लोपिंग क्या बनेगी, सप्लाई कर्व। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, सप्लाई कर्व। बस ये आपका क्या है, पहला पॉइंट क्या था, जहां डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को टच कर रही है, ओपी प्राइस पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया, ई पॉइंट आ गया। जैसे ही प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने की वजह से हम लोग कहाँ पहुंच गए, OP1 पे, और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया, नया वाला E1 आ गया। मतलब E से लेके हम कहाँ पे पहुंच गए, E1 तक, रेस्ट पे ही पहुंचे हैं। कोई हमारा डिस्टर्बेंस तो हुआ है, लेकिन एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम लोग दूसरे की तरफ पहुंच गए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बस ये थे आपके 3 तरीके के इक्विलिब्रियम। पहले में हमने दोनों में बाउल्स की एग्जांपल ली है। एक जो बाउल हमारा सीधा पड़ा है, वहाँ से आप लोग डिस्टर्बेंस करते भी हो, दोबारा उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हो। दूसरा क्या था, बाउल को उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, अब उस पर आप अगर आप बॉल रखोगे, डिस्टर्ब करोगे, वो नीचे ही गिरेगी, कभी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आ ही नहीं पाएगी। न्यूट्रल में क्या है, पहले हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, डिस्टर्बेंस तो होती है, लेकिन हम लोग दोबारा किसी दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। बस ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। और क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, ओ क्यू। क्वांटिटी तो बच्चे वही रही ना, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाइड सेम रही, लेकिन जस्ट प्राइस में चेंज आया है। इसी वजह से हमने ये कर्व्स को इस तरीके से बनाया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।